चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको रिएक्शन ऑफ कंपाउंड, यूजुअली यहां एसिड मिलता है, विद सोडियम के साथ हीट कराओ, उसको NaNH2 के साथ कराओ, NaOH के साथ कराओ, NaHCO3 टेस्ट कराओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले तो हम वो पॉइंट लिखेंगे जिससे आप सही आंसर निकाल पाओ। तो पॉइंट ये है कि द रिएक्शन will proceed in the production of weaker acid। जो बनने वाला एसिड है वो क्या होना चाहिए? वीकर एसिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहां दिया है HA, आपको HA कोई एसिड दिया है और इसकी रिएक्शन आपको इन सब के साथ करानी है। तो मैं बता देता हूं क्या क्या बनेगा। अगर आप सोडियम के साथ हीट कराते हो एसिड को तो ये क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2, तो ये बनाएगा Na और प्लस क्या निकालेगा? H2 गैस रिलीज करेगा। और H2 और इसमें कंपेयर कराओ तो ऑब्वियसली हमेशा H2 वीकर एसिड होता है। कोई भी एसिड यहां दिया जाता है आपको उससे, मतलब ये रिएक्शन हमेशा होती है। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कराऊं, किसको? एसिडिटी को कंपेयर कराऊं, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है? हमेशा HA की ज्यादा होती है। किससे? H2 से। तो ये रिएक्शन क्या होनी है? हमेशा होनी है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी रिएक्शन ध्यान से देखना जरा। सेकंड रिएक्शन मैं लिख रहा हूं NaNH2 के साथ। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं NaNH2 के साथ तो क्या होता है? यहां पर यहां है H प्लस और A माइनस, यहां Na प्लस NH2 माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से। ऑर्गेनिक में अपन ने बहुत बार ऐसा किया है। तो सॉल्ट बनेगा Na और प्लस क्या बनेगा? NH2 को H मिल जाएगा, मतलब ये क्या बना लेगा? अमोनिया बना लेगा। और एसिडिटी आपको कंपेयर करानी है यहां पर, तो एसिडिटी किसमें कंपेयर कराओगे? HA में और अमोनिया में। तो रिएक्शन कब होगी? जब HA अच्छा एसिड हो, किससे? अमोनिया से, तब ये रिएक्शन होने वाली है। इसी तरीके से आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaOH के साथ क्या होगा? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो वही कहानी प्लस माइनस वाली। तो Na और प्लस क्या बनने लगेगा? यहां पर वाटर बनेगा। तो अब आप क्या कंपेयर कराओ? एसिडिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? HA की ज्यादा होनी चाहिए। किससे? वाटर से, तब ये रिएक्शन होगी। तो ऐसे चेक करना होता है आपको। ठीक है, NaHCO3 में भी देख लो क्या होता है। अगर मैं NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराता हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको बोलते हैं। यहां Na प्लस और HCO3 माइनस होता है, यहां H प्लस इसको दे दो तो H2CO3 बना लेगा और सॉल्ट Na बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2CO3। और एक्चुअल में ये क्या है? CO2 प्लस वाटर के फॉर्म में लिखा रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको H2CO3 लेके कंपेयर कराना है। तो मैं क्या करूंगा? एसिडिटी कंपेयर कराऊंगा, किसकी? HA की। किससे? H2CO3 से। अगर H2CO3 वीक है HA से, तब ये रिएक्शन होगी। तो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी, इस टाइप से आप अप्लाई कर देना। अब मेन मुद्दा ये आता है कि HA के बारे में पता कैसे चलेगा कि वो इन सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाली सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं सभी की। तो बहुत ध्यान से लिखना इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं, डिफरेंट फैमिलीज की एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं। सबसे पहले आता है H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, इस टाइप के। ठीक है, मिनरल एसिड आएंगे यहां पर। उसके बाद आता है RSO3H, सल्फोनिक एसिड आएगा। ठीक है, अब सल्फोनिक में कंपेयर कराओगे RSO3H के साथ कार्बोक्सिलिक को, तो ऑब्वियसली RSO3 अच्छा एसिड होगा क्योंकि इसका एनायन मोर स्टेबलाइजर है जोनेन से। अब इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं लिख रहा हूं कैसे? HCOH आता है, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं PHCOH, और फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं RCOH, PHR। ठीक है, HPHR, ये ध्यान रखना आप, HPHR, इस तरीके से। अब इसके बाद आता है आपका नाइट्रोफिनॉल्स। क्या आते हैं? नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल में NO2 ग्रुप लगा दिया तो वो अच्छे एसिड होते हैं। फिर आता है H2CO3। ठीक है, यहां आता है H2CO3, ध्यान से देखना जरा। फिर आता है यहां पर नॉर्मल फिनॉल। नॉर्मल फिनॉल मतलब विदाउट एनी नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ध्यान से लिखना इसको। उसके बाद आता है RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, और इसकी नियरली सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिर भी कंपेयर कराना है तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान से लिखना। उसके बाद आता है मेथेनॉल। एक ही अल्कोहल ऐसा है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। फिर आता है वाटर, और वाटर के बाद यहां लिख देता हूं, वाटर के बाद आते हैं सारे अल्कोहल, ROH।
उसके बाद आता है अल्काइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसमें भी वेरी करा दो, मान लो एक जगह R लगा दिया तो अब प्लस I लगने लगेगा, तो वो इस वाले से और वीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर लेना। उसके बाद आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है अल्कीन, और अल्कीन के बाद आता है अल्केन, और उसके बाद आता है H2, ठीक है, इसके बाद आता है H2। तो आप क्या करो, यहां तक याद रखो, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर ये याद होना ही चाहिए। अगर ये ऑर्डर आपको याद हो गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई सा भी टेस्ट आपसे पूछ ले, आप फटाफट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप से होते हैं, ठीक है। लिख लो फटाफट इसे। चलो आप ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव NaHCO3 टेस्ट। तो आपको ये तो पता है कि NaHCO3 क्या करता है, HCO3 माइनस H+ निकाल लेता है और H2CO3 बनाता है। अब आपको ये चेक करना है कि H2CO3 से अगर अच्छा एसिड होगा इन ऑप्शन में तो वो ये टेस्ट दे देगा, और H2CO3 से वीक होगा तो टेस्ट नहीं देगा। क्यों? जो बनने वाला एसिड है वो तो H2CO3 है ना, उसका वीक होना जरूरी है, ठीक है। तो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग वाले ये टेस्ट देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, H2CO3 आपको ये टेबल याद है, इससे स्ट्रॉन्ग क्या क्या है इनमें से, देखो ये स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग होते हैं, CH3SO3 सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, फिनॉल क्या है, H2CO3 के पीछे आ रहा है, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। बहुत सिंपल, बड़ा आसान होता है ये, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं रहता कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये सारी रिएक्शन हो रही है और इसमें डिफरेंट गैसेस यहां निकल रही हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मोलर मास का सम क्या होगा जो गैसेस निकल रही हैं, ABCDE मान लिया उसको। तो ध्यान से देखो जरा, यहां क्या होने वाला है, इधर HCO3 माइनस, यहां क्या होगा Na प्लस HCO3 माइनस, ये माइनस ये प्लस, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सॉरी माइनस है, यहां आपको करना क्या है, यहां से रिएक्शन करा दो, क्या HCO3 माइनस EH निकाल के H2CO3 बना देगा, वो क्या दे देगा, CO2 दे देगा। तो यहां CO2 गैस निकलेगी, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। ध्यान से देखते जाना, इधर कौन सी गैस निकलेगी, देखो HCO3 माइनस 14 वाला कार्बन है, इधर 14 कार्बन है, तो जो CO2 निकलेगी वो कौन सी वाली निकलेगी, 14 वाली। तो इसका मोलर मास 46 होगा। ध्यान से सुन लो, इधर 14 वाले का कुछ नहीं होगा, क्यों, रिएक्शन तो यहां होनी है ना HCO3 माइनस की H के साथ, इसका कोई काम नहीं है यहां पे, है ना। NH2 माइनस यहां से H+ उड़ाएगा, क्या देगा, अमोनिया देगा, जिसका मोलर मास 17 होता है। NaH, ये आपके लिए थोड़ा नया दिख रहा है ना, NaH कोई दिक्कत नहीं है, NaH में वही प्लस माइनस कर लो, H माइनस H+ के साथ क्या दे देगा, H2 दे देगा, तो इसका मोलर मास 2 होता है। मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हाफ मोल H2 देता है, लेकिन गैस तो H2 मिलेगी, वो हाफ मोल से मोलर मास थोड़ी डिपेंड करेगा, तो H2 गैस निकलेगी, मतलब इसका मोलर मास 2 होता है। अब सबको सम कर दो, तो सम निकालोगे इसका तो 111 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो मोलर मास का सम 111, 111 आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, बस आपको ये सीरीज याद हो तो आप कर सकते हो। जैसे चलो एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे डायरेक्ट मुंह से बोल देता हूं। मान लो आपसे बोला है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ H2CO3 से, होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, H2CO3 स्ट्रॉन्गर है, एथिल अल्कोहल वीकर है, समझ गए। चलो एक और बताना, PHCOH की रिएक्शन NaOH से होगी क्या, NaOH से PHCOH की रिएक्शन NaOH से, NaOH मतलब क्या है, Na प्लस OH माइनस, OH माइनस यहां से H+ दे देगा, वाटर निकाल देगा, तो वाटर वीकर है, बिल्कुल सही, मतलब वो रिएक्शन होगी। तो इस टाइप से आप रिएक्शन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ये टेस्ट वाले कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। सिंपल सा टॉपिक है, बॉन्ड एनर्जी, छोटा सा, समझ लो क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछेंगे, CH बॉन्ड को ब्रेक कर कर आपको चेक करना है किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी कम। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये लगाना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, FR मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे अप्लाई करना, जैसे एक क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां 2 लगा लो, यहां 2 ले लो और एक H ले लो, ऐसा, इसको 2 बोल रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, इसमें और इसमें बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करानी, मतलब इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है और ये चेक करना है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें है।
हम पहले स्टेबिलिटी लिखेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं ये बॉन्ड को तोड़ता हूं तो रेडिकल यहां बनेगा, यहां भी रेडिकल बनेगा, ठीक है। इसके बारे में नहीं सोचना, ये सोचना है। इसको तोड़ो, रेडिकल रेडिकल, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बताओ ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बताओ कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? रेडिकल सिंगल डबल, यहां क्या है? रेजोनेंस। और यहां इसके लिए सिर्फ 2 अल्फा एच हैं, रेजोनेंस नहीं है। और रेजोनेंस डोमिनेट करता है किस पर? हाइपर कॉन्जुगेशन पर, यह आप जानते ही हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराता, क्या स्टेबिलिटी कंपेयर कराता, तो स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा होती किससे? 2 से। 1 की ज्यादा 2 से। तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बीई, बॉन्ड एनर्जी 1 की कम है और 2 की ज्यादा है। इस तरीके से कंपेयर कराना है। एक दो क्वेश्चन यहां भी करके देख लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो रेडिकल यहां बनेगा। इस रेडिकल के लिए क्या है? रेडिकल सिंगल डबल, मतलब इसके लिए रेजोनेंस हो रहा है। और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये रेडिकल डबल बॉन्ड पर ही आ गया। इंडिविजुअल सोचना है, ऐसा नहीं कि एक बार में दोनों रेडिकल बना दिए। पहले आप इसको तोड़ो, रेडिकल ये बनाओ, फिर दोबारा से इसको तोड़ो, रेडिकल ये बनाओ। अपन दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा दिमाग तो है ही ना हमें, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार रेडिकल यहां बना के सोचो तो रेजोनेंस है, और ये रेडिकल किस पर आ गया? ये तो सीधा डबल बॉन्ड पर ही आ गया, और डबल बॉन्ड पे रेडिकल अनस्टेबल है, जैसा कार्बोकेटाइन होता था। इसका मतलब 1 की स्टेबिलिटी क्या है? 2 से ज्यादा है। ये क्या लिखा मैंने? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। तो 1 की कम, 2 की ज्यादा। समझ गए? एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा ध्यान से देखना जरा। यहां तोड़ा रेडिकल, ये तोड़ा रेडिकल, ये तोड़ा रेडिकल, इंडिविजुअल सोचना है। ये तोड़ा रेडिकल, ये तोड़ा रेडिकल, और ये तोड़ा रेडिकल। बहुत ध्यान से देखना जरा। इस रेडिकल के लिए रेजोनेंस है और कोई अल्फा एच नहीं है, ठीक है। इस रेडिकल के लिए रेडिकल सिंगल डबल, रेजोनेंस है, कोई अल्फा एच नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड वाला एच हम अल्फा एच में काउंट नहीं करते, हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें रेजोनेंस है। ये किस पर रेडिकल है? ये तो सीधा डबल बॉन्ड पर ही आ गया। किस पर आ गया? डबल बॉन्ड पर ही आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। ये जो रेडिकल है, रेजोनेंस भी है इसमें लेफ्ट साइड, और इस रेडिकल के लिए ये वाला अल्फा एच तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां के 2 अल्फा एच काउंट होंगे, तो रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच आ रहा। ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से। इसके लिए, इस रेडिकल के लिए 2 अल्फा एच इधर है और एक इधर है, 3 अल्फा एच है, बाकी कुछ नहीं है, तो इसके लिए 3 अल्फा एच है, रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है। इस रेडिकल के लिए 3 2 5 और 3 कितना? 8, तो इसके लिए 8 अल्फा एच है। ध्यान से देखते जाओ। और इस रेडिकल के लिए यहां पर सिर्फ 1 अल्फा एच था, कोई रेजोनेंस नहीं है। अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? रेजो प्लस 2 अल्फा एच, तो 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर रेजोनेंस तो 1 आ गया। अब अल्फा एच वाला 5 वाला आ गया, ये क्योंकि इसमें 8 अल्फा एच थे। फिर क्या आ गया? 4 वाला, फिर 6 वाला, ठीक है, और फिर 2 वाला। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे ना, ठीक है। ये ऑर्डर किसका आया? ये आया आपका स्टेबिलिटी का। तो आप क्या करोगे? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा लिख दोगे, मतलब 3 1 5 4 6 2, ये आंसर है। तो बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, बॉन्ड तोड़ो, रेडिकल बनाओ, स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, ये लगाना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हीट ऑफ कंबशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन। अगर आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। जैसे अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूं कंबशन की, कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो X प्लस YY4 O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2O, और यहां पर जो डेल्टा H निकलेगा मतलब नेगेटिव होगा, हीट रिलीज होती है इसमें, है ना। इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। तो ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, HOC हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम आपके सेम हुए, जैसे अल्कीन और कुछ अल्केन्स में होता है, ध्यान से लिखना, तो हम लिखते हैं HOC
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी। जैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी तो आप कंपेयर करा लेते हो, जैसे रेजोनेंस अगर हो रहा है अल्कीन में तो ज्यादा स्टेबल है, और अल्फा एच से आप जानते हो स्टेबिलिटी कंपेयर कराना, जितनी ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अल्केन में क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है अल्केन में। ठीक है, ध्यान रखना। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर मैं रिंग की स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊं, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कराऊं, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग में आपको पता है 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, फिर 4 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। अगर ओवरऑल कार्बन सेम है तो आपको वो लगाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं, फिर अपन ये सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपसे बोला है, क्वेश्चन ऐसा है, कंपेयर HOC, ध्यान से देखना जरा, कंपेयर HOC, हीट ऑफ कंबस्शन आपको कंपेयर करानी है, और पहला आपको दे रखा है इस तरीके से, ये दे दिए 4 कार्बन और 5 कार्बन, और ये दे दिए 4 कार्बन, ये 5 और ये 4। तो बताओ हीट ऑफ कंबस्शन किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 2 मतलब सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, 5 कार्बन ऐसे लिख दिए और 3 ऐसे लिख दिए और 2 ऐसे, देखो 5 कार्बन अभी भी हैं और यहां भी 5 कार्बन है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना स्टेबिलिटी से, तो ध्यान रखना, इन अल्केन्स ब्रांचिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। ध्यान से लिखना इसको, ब्रांचिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। पहले आपको ये देखना फिर इस पे जाना। ठीक है, तो आपने देखा नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 5 इसमें भी 5, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, इसमें ब्रांच निकल आई, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो HOC क्या हो जाएगा, कम, तो HOC का ऑर्डर ये आ गया। बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं। जैसे अगर आपको बोला गया है ऐसा कि 5 मेंबर रिंग ये हो गई और 4 मेंबर रिंग ये हो गई और एक ब्रांच निकाल दी, मतलब क्या हुआ, यहां पर टोटल कार्बन तो सेम है, यहां 5 है यहां भी 5 है, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर रिंग है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसकी HOC क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, फॉर रिंग स्टेबिलिटी क्या होती, 6 मेंबर, फिर 7 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर, और फिर होता है लास्ट में 3 मेंबर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक, और अल्कीन की स्टेबिलिटी आपको पहले ही मैं बता चुका हूं हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको लगाने हैं, अब इसको मैं अप्लाई करके बता रहा हूं क्वेश्चन में। अब जैसे आपको ये अल्कीन दे रखी है, सबसे पहले कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो अब स्टेबिलिटी पे चलेंगे। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। यहां ध्यान से देखो, इस जगह डबल सिंगल डबल क्या है, रेजोनेंस है। यहां डबल सिंगल सिंगल आ गया, फिर डबल आया तो रेजोनेंस नहीं है, और यहां भी रेजोनेंस नहीं है। ये वाला डबल और ये वाला डबल तो यहां कॉमन है। अब इस डबल के लिए अल्फा एच यहां कितने हैं, 2, और इस डबल के लिए अल्फा एच 2 और 2 कितने हैं, 4। तो अब बताओ जरा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, यहां रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी ए की ज्यादा, फिर आएगा बी और फिर आएगा सी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसका उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा, HOC का। तो हम HOC का ऑर्डर लिख रहे हैं, ये है ना, इसमें देखना ध्यान से। अब आप गौर से देखो, ये जो 4 मेंबर रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गई, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गई ना। ठीक है, इधर डबल सिंगल डबल, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट देखो जरा, ये रेजोनेंस कर रहा है, और ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, अलग अलग जगह पर होते हैं तो आइसोलेटेड बोलते हैं। ठीक है, लगातार वालों को क्यूमुलेटिव और अल्टरनेट वालों को कॉन्जुगेटेड, ये 3 चीजें होती है, तो ये अलग अलग है, मतलब आइसोलेटेड है। इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, सी वाले से, और लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ये क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, HOC का ऑर्डर। ऐसा बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अगला देखना, पहले कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी, बी की HOC ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से ही हो जाएगा ना ये। अब यहां पर ये मत बोलना कि सर यहां पर ये अलग अलग रिंग है, ये एक ही कार्बन से 2 रिंग जुड़ी हैं, यहां अलग अलग कार्बन से रिंग जुड़ी है, ऐसा नहीं। पहले कार्बन चेक करो, बी में कार्बन ज्यादा थे तो इसका HOC ज्यादा, उसके बाद इसमें आएंगे 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, मतलब ए आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, सी। पहले कार्बन देखो, उसके बाद फिर आप स्टेबिलिटी लगाओ, इस तरीके से, है ना। अगला देखना जरा, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें क्या है, एरोमेटिक हो गई ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बी से। अगर ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है
तो बी की HOC ज्यादा होगी किससे, ए से। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 बताओ, तो यहां पर मैं क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया क्या, साइक्लोहेक्सेन ले लिया और एक ले लिया साइक्लोप्रोपेन, तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे हीट ऑफ कंबशन इसकी ज्यादा है, ये हीट ऑफ कंबशन लिखा। लेकिन पर CH2 बोलोगे तो पर CH2 क्या होगा, जो भी आपने हीट ऑफ कंबशन का आंसर निकाला उसका अपोजिट कर देना। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर लिखता तो क्या आता, 6 मेंबर ज्यादा, मतलब ज्यादा कार्बन है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पर CH2 होता है तो पर CH2 का मतलब यहां 1 2 3 4 5 6 CH2 है तो 6 से डिवाइड होगा, यहां 1 2 3 तो 3 से डिवाइड होगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ज्यादा आती है। तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 अगर आपसे पूछा है तो आप हीट ऑफ कंबशन निकाल लो, जो अपन ने सीखा उसका उल्टा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ कंबशन हमने पढ़ लिया, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ लो, बिल्कुल सिमिलर है, कंबशन जैसा ही है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन करता है, अल्कीन और अल्काइन यूजुअली करते हैं, तो अल्कीन की रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे समझ लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये है मेरे पास अल्कीन, ठीक है, या एक काम करो यहां पर कुछ ग्रुप लगा देते हैं, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं C+C, यहां पर कुछ ग्रुप लगे होंगे इस जगह, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर। जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, याद है आपको ये रिएक्शन कैटलिस्ट अपन लेते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये यहां पर हाइड्रोजन लगाता है, और हाइड्रोजन कैसे लगता है, सेम साइड से सिन एडिशन होता था, इसका हमने अल्कीन में पढ़ी थी रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है और एडजॉर्प्शन हाइड्रोजन में जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, अब मुझे कंपेयर कराना, मेन कहानी है कि कंपेयर कराना है HOH, तो कंपेरिजन के लिए क्या चीज लगती है यहां पर, वो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड तुम्हारे सेम हैं तो HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस ये 2 पॉइंट यहां सोचने आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक आध एक्सेप्शन होता है तो वो मैं आपको यहां समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कराना तो आता ही है, जैसे आप देखो यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, एक ही पाई बॉन्ड है सभी जगह, तो स्टेबिलिटी से चलेंगे। अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊं तो यहां पर एक भी अल्फा एच नहीं है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 अल्फा एच। ठीक है, यहां इसके लिए यहां 3 मिलेंगे तो 3 अल्फा एच, इसके लिए कितने मिलेंगे, 3 इधर 3 इधर 6 अल्फा एच, इसके लिए कितने मिलेंगे, 3 इधर 3 इधर 6 अल्फा एच, इसके लिए कितने मिलेंगे, 3 इधर 3 इधर 6 अल्फा एच। तो इतना तो पक्का है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर उसके बाद इसकी, और इन तीनों में आप कैसे कंपेयर कराएंगे, ध्यान से सुनना। ये आइसोब्यूटीन है, यहां एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, प्लस आई लगा है ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये ट्रांस और ये सिस है, तो ये तो आपने जीआई में पढ़ रखा है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है और इन दोनों से ज्यादा इसकी। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ऐसा जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब ये ज्यादा और ये कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो HOH क्या हो जाएगी, कम। तो HOH का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी का उल्टा, स्टेबिलिटी का उल्टा। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो HOH इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। बहुत सिंपल है। इसमें देखो जरा, यहां 1 पाई है, यहां 2 पाई है, 2 पाई है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो HOH ज्यादा, तो इसका आंसर ऐसा हो गया। लेकिन कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेते हैं, HOH पर मोल ऑफ H2 के पर मोल के लिए बताओ, तो जो HOH का आंसर निकाला आपने उसका अपोजिट कर देना। HOH का आंसर क्या है, HOH का आंसर है A लेस देन B, तो HOH पर मोल ऑफ H2 का आंसर क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। तो जब कभी भी आपसे पर मोल ऑफ H2 पूछे तो जो HOH का आंसर निकाला उसको पलट देना, और यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा। पाई बॉन्ड चेक करो, 2 2 और 2 पाई बॉन्ड यहां पर सेम है, तो हम चलेंगे अब स्टेबिलिटी पे। ध्यान से देखना जरा, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल सिंगल, फिर ये अलग डबल आइसोलेटेड हो गया तो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा मैं तो C की तो अभी भाई साहब सबसे कम है। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, इसके लिए अल्फा एच कितने, इस डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ 2 यहां पर,
और इसके लिए कितने हैं 3, और इसके लिए भी तो मिल गए यहां पे 3, 6 अल्फा एच आ गए। इसके लिए ये अल्फा एच काउंट होता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अल्फा एच ज्यादा है, इसके कम है, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, ए से। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एचओएच का ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल सा काम है, ठीक है। ये डबल है, ये ट्रिपल है। अल्काइंस जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजनेशन में कंपैरिजन टू अल्कीन्स, ठीक है। और पाई बॉन्ड से चेक कर लो, यहां 2 पाई बॉन्ड, यहां 1 पाई बॉन्ड, तो इसकी एचओएच ज्यादा। सीधा पाई बॉन्ड से भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहां देखना जरा, ये आप देखो ध्यान से, ये एंटी एरोमेटिक है, 4 मेंबर रिंग एंटी एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एचओएच ज्यादा। ऐसी करते हो आप। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक रिंग मिल गई आपको। अब अगला देखना ध्यान से, ये एलिन्स हैं, ये अल्काइन है। एलिन लेस स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू अल्काइंस, ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी एलिन्स की अगर कम है तो एचओएच क्या होगी, ज्यादा होगी। सभी में पाई बॉन्ड सेम ही थे, है ना, इसलिए अपन यहां आगे बढ़ रहे हैं। यहां पाई बॉन्ड क्या थे, ज्यादा थे, तो यहां पाई से कर दिया। इन दोनों क्वेश्चन में पाई सेम थे, इसलिए स्टेबिलिटी से चल रहे हैं। यहां देखो जरा, 1 2 3 पाई, यहां 2 पाई, आंसर ये आना चाहिए, नहीं, आंसर इसका ये होता है। फिर सुन लो क्या कहानी बोली मैंने, एक बार फिर से हो जाए। यही तो एक्सेप्शन है इसका। होता क्या है, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। हम जो क्वेश्चन करते हैं तो 99% क्वेश्चन अपने बन जाते हैं इससे। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पाई से चलूं, क्या लिखा है यहां, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो एचओएच ज्यादा, तो आप तो आंसर इसका ये लगा देते, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होता है। अगर एचओएच का आंसर लिखना है तो एचओएच ए की ज्यादा होती किससे, बी से। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी का फंडा आता है। रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इसकी जो एचओएच है वो इसके मुकाबले कम हो जाती है। इसकी अप्रोक्सीमेट 55 के आसपास और इसकी 51, ऐसा कुछ डेटा होता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप भी याद मत करना, बस डायरेक्ट ध्यान रखो कि बेंजीन में और अगर साइक्लिक में 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा दिए तो बेंजीन की एचओएच कम हो जाती है। यूजुअली होना क्या चाहिए, पाई बॉन्ड ज्यादा तो एचओएच ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता है, बेंजीन की कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ठीक, तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से देखना जरा। आपको इस टॉपिक में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि स्ट्रक्चर कैसे बना। आपको कुछ प्रोसेस का यूज करके, कुछ प्रोसीजर होता है उसका यूज करके क्या करना है, कंपेयर कराना है स्टेबिलिटी। क्या तरीका होता है, बहुत सिंपल सा है मेथड, जो मैं आपको लिखाते जाऊं, आप ध्यान से समझते जाना। पहला पॉइंट ये कहता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds higher will be the stability, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड सेम आएंगे, तो आप ये देख लेना कि न्यूट्रल वाला स्पीसी है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू चार्ज स्पीसी। सिंपल सी बात है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो सेकंड पॉइंट पे चलना है, पहले ये लगाना है, और इसमें ये भी देखना है कि न्यूट्रल स्पीसी में कोवेलेंट बॉन्ड और चार्ज स्पीसी में कोवेलेंट बॉन्ड सेम होंगे तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेना है, मतलब 2 एटम में कंपेयर कराओगे नेगेटिव चार्ज, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। और चार्ज सेपरेटिंग का मतलब क्या है, यहां पर आप ऐसा लिख लो ब्रैकेट में, प्लस एंड माइनस दूर दूर, तो कम स्टेबल, प्लस माइनस को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रूल लगाना है सीक्वेंस में। पहले आपको 1 सोचना है, फिर 2 सोचना है, फिर 3 सोचना है। जंप कभी नहीं करना, ये ध्यान रखना। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि कौन सा लेस स्टेबल है या कौन सा लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग है या कौन सा वाला लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए रूल नंबर 4 डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना जरा, रूल नंबर 4 डायरेक्ट लगाना। क्या है कि लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम इज लीस्ट स्टेबल
इज लीस्ट स्टेबल। तो आपको लाइक चार्जेस में क्या क्या लेना है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, लोन पेयर माइनस, इस टाइप के एटम अगर एडजेसेंट पर आ रहे हैं इन चार्ज के साथ तो वो लीस्ट स्टेबल होता है। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा कंपेयर द स्टेबिलिटी वाले, तो पहले मैं आपको वो वाले सिखाऊंगा, और फिर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें डायरेक्ट लिखा रहता है लीस्ट स्टेबल या अनलाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है। और कभी भी अनलाइक स्ट्रक्चर क्वेश्चन में लिखा हो तो आप ये देख लो, हर एक एटम की जो वैलेंसी है वो उसका जितने बॉन्ड बनाता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए जिससे आप लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो, और आपको रूल नंबर 4 लगाना है। चलो अब मैं यही चीज यहां अप्लाई करके बता रहा हूं। 1 2 3 4, इन चारों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। पहला पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड बताओ, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड यहां कितने हैं बता दो फटाफट से। 1 2 3 4 5, सही है, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला काम यही करना है। यहां कितने, 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कितने, 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ए और बी वाले ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, सी और डी वालों से। क्लियर बात, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ए और बी में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो ये देख लो पहले कि ये वाला न्यूट्रल है और ये वाला चार्ज स्पीसी है, ठीक। तो इसका मतलब ए की स्टेबिलिटी, ए की क्या है, ज्यादा है किससे, बी से, ये तो कंफर्म है। और सी और डी में कैसे कंपेयर कराओगे, पहला रूल 4 कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो गया तो पहला फेल, तो सेकंड पे चलो। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पे है, और यहां नेगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर है। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा या कार्बन कम, दोनों बातें सही है। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सी ज्यादा और डी कम, इस तरीके से कंपेयर कराना है, बहुत ईजी होता है। अगला क्वेश्चन एक और करके बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड चेक करो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे सभी जगह H भी तो होगा यहां पे, तो ये आप H वाले मत लिया करो, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की बेसिक कंडीशन है कि रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब यहां जितने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने होंगे उतने ही वहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, एटम मूव नहीं करेगा। तो आप सिर्फ वो देख लो जो आपको सामने सामने से दिख रहे हैं, आप H बाहर करके मत निकालो, कर भी सकते हो लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहां 2H, 2 यहां H, फिर यहां एक H, यहां एक H, ऐसे करके जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और वो सब में कॉमन ही रहता है। तो मैं सिर्फ वो वाले कोवेलेंट बॉन्ड देख रहा हूं जो आपको सामने से दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां कितने, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। मैं H वाले नहीं ले रहा क्योंकि वो तो कॉमन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पहली बात। अब कोवेलेंट बॉन्ड सेम है किसमें, ए और बी में, तो आप ये चेक कर लो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, लोन पेयर है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां क्या है, लोन पेयर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो पहला रूल इसमें फेल था। सेकंड में नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नहीं दिख रहा, चलो ठीक। तीसरा, थर्ड रूल, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल, मतलब प्लस एंड माइनस दूर दूर तो वो कम स्टेबल है, और माइनस का मतलब एक तरीके से लोन पेयर भी तो इसी केस में आ जाएगा, तो प्लस एंड लोन पेयर दूर दूर तो वो कम स्टेबल। ध्यान से देखो, प्लस लोन पेयर क्या है, पास पास, यहां प्लस लोन पेयर क्या है, दूर दूर, तो ये कम स्टेबल, बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। समझ गए बात को, आपको सीक्वेंस में लगाना है हमेशा। देखो सीक्वेंस में चीजें लगाओगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लगाना है, और अगर लीस्ट स्टेबल वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये फोर्थ वाला रूल डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसको मैं अप्लाई करके बता रहा हूं आपको, पहले आप ये नोट कर लो। इसमें मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी कंपेयर कराना बताया आपको, ठीक। अब एक आध दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं जिसमें लीस्ट स्टेबल वाला पूछ लेंगे आपसे, ठीक, नोट करो इसको। चलो अब आप ध्यान से देखना जरा, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम्स में, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो कभी ऐसा लीस्ट स्टेबल लिखा हो तो आप क्या करो, ये चेक कर लो कि ये वाला तो नहीं लग रहा सीधा डायरेक्ट, 1 2 3 तो हम सीक्वेंस में लगाएंगे, 4 वाला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, आप देखो कहीं लाइक चार्जेस वाला दिख रहा है कि एडजेसेंट पे, जहां जहां चार्ज है वहां एडजेसेंट पे लाइक देख लो, नहीं है। यहाँ प्लस माइनस नहीं है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस नहीं है, यहाँ माइनस, ये 2 प्लस आ गए, देखो एडजेसेंट पोजीशन पर ये आ गए ना, एडजेसेंट पोजीशन पर ये क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप देख के ही आंसर लगा सकते हो भाई साहब, 10-15 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन बना लोगे आप, बस क्वेश्चन देखो और आंसर।
कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि आपको नाइट्रोजन के बॉन्ड यहां 5 बना के दे देंगे, 5 बना के दे देंगे, मतलब नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड तक ही बना सकता है, 5 तो बना ही नहीं सकता, इसका मतलब वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ चीजें आपको पहले से बेसिक्स पता होंगे तो आप कर लोगे, ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बेसिक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉइंट लिखेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये न्यूक्लियस लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, जैसे कार्बोकेटाइन हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, NO2 प्लस हो गया और H प्लस हो गया, इस टाइप के है ना, X प्लस हो गया, इनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, जैसे SO3 की बात करता हूं मैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है फिर भी इसका वैकेंट डी होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस टाइप के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और भी लिख सकते हो आप, है ना, NO प्लस हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोन पेयर अगर है इसके पास तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, जैसे वाटर हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अमोनिया हो गया, हैलाइड आयन हो गए, ये न्यूक्लियोफाइल हो गए। इनके पास लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, मतलब उसके पास भी लोन पेयर ही एक तरीके से। H माइनस हो गया, इस टाइप से, है ना। जैसे कोई ऐसे भी होते हैं जिसके पास आपको लोन पेयर या नेगेटिव नहीं दिखेगा फिर भी न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन्स हो गए, अल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल होती हैं। अल्काइंस हो गए, अल्काइंस के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन हो गई, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस टाइप की स्पीसी क्या होती है, जो न्यूक्लियस लविंग होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस टाइप की और भी स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। और भी लिखना चाहो, जैसे मान लो साइनाइड आयन हो गया, OH माइनस आयन हो गया, ठीक, NH2 माइनस आयन हो गया, इस टाइप के। तो ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। फिर हम इसके जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसके बारे में हम समझेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, पहले ये नोट कर लो आप। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान होना चाहिए, अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल is more nucleophilic than its corresponding neutral atom या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम न्यूक्लियोफिलिक होगा और नेगेटिवली चार्ज वाला ज्यादा होगा। जैसे यहां कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, मान लो आपको OH माइनस में कंपेयर कराना है और वाटर में, तो नेगेटिवली चार्ज वाले ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू ये वाला। तो सभी में क्या करो, नेगेटिवली चार्ज का उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, पहली बात। दूसरा केस क्या कहता है, सेकंड केस ये कहता है कि अगर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो सेम है या सेम पीरियड से बिलोंग करता है, इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम or belongs to same period, then nucleophilicity parallels basicity, मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। कैसे करोगे, ये जो मैंने पहला केस लिया है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, आप क्या करो, इन सभी को H दे दो, इन सभी को H दोगे तो कैसा दिखेगा, मीथेन, फिर क्या आएगा अमोनिया, फिर क्या आएगा वाटर, और फिर क्या आएगा HF। अब आपको देखो ये सब हाइड्रा एसिड हम बोल सकते हैं इनको,
तो अगर हाइड्राइड्स हैं तो हाइड्राइड्स में हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराते थे, याद करो केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल में आपने पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसका ऑर्डर आएगा ये क्या आया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। ठीक, तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ लिखूं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का, और यही ऑर्डर किसका हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। इस तरीके से करना है, ये जो पैरेलल्स वाली बात है वो यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का आंसर सेम रहेगा। जैसे यहां बनाओ H2 जरा, तो ROH, यहां RCOOH, यहां RSO3H, सभी को अगर H दे देंगे तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका उल्टा कर देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, और यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें तो जरा ये बना H2S और ये बना HCl, HCl इज मोर एसिडिक देन H2S, मतलब HS माइनस इज मोर बेसिक देन Cl माइनस, और वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। बहुत सिंपल है। ROH वाटर, फिनॉल, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर होता है, फिर एल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, अगर मीथेनॉल हुआ तो वो ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वो दिमाग में रखना आपको, मैं नॉर्मल एल्कोहल की बात कर रहा हूं। तो ये ज्यादा एसिडिक है H देने के बाद, फिर ये मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, और वही ऑर्डर किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो ये ऑर्डर बेसिसिटी का भी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी है। समझ गए बात को? ये दो केस नोट करो, फिर तीसरा बताता हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, थर्ड केस देखना क्या होगा। ये यूजुअली आपको टॉप टू बॉटम में चलना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, बिगर द साइज ऑफ एटम, बिगर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपीएस। पीपीएस का मतलब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड और कर रहा हूं मैं, क्या, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स इन पीएस। पीएस का मतलब हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सीधा सीधा सा है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट। पीएस में रिवर्स हो जाएगा, और पीपीएस में जिसका साइज ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। मतलब अगर मैं यहां पर आंसर लिखूं, जैसे ये पहला, ये दूसरा ले लेता हूं, ये तीसरा और ये चौथा, तो आंसर क्या आएगा, साइज क्या हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। यहां सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन से, यहां सेलेनियम सल्फर से और सल्फर ऑक्सीजन से, यहां पी बड़ा है एन से, सीधा सीधा सा। यहां न्यूक्लियोफिलिक एटम ये होंगे ना, लोन पेयर होगा। और इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, किसमें, पीएएस में, पीएएस। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखूं, तो ये मैंने कहां लिखा, ये लिखा मैंने किसमें, पीपीएस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात ये आती है कि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं कि पोलर होगा, पोलर एंड प्रोटिक, ऐसे पढ़ा करो आप इसको, पोलर भी होगा और प्रोटिक भी होगा। पोलर कैसे चेक करोगे, आप जानते हो, डाइपोल मूवमेंट से चेक करना आपको आता ही है। और प्रोटिक मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, ROH एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, RCOH एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इस टाइप के। तो ये होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक क्या होते हैं, पोलर तो होगा, पोलर होगा एंड ए प्रोटिक। ए प्रोटिक को आप क्या बोल सकते हो, नॉन प्रोटिक भी बोल सकते हो, मतलब आयोनाइजेबल H नहीं होगा, इस टाइप से। जैसे एग्जांपल से समझो, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, ये क्या होता है, पोलर तो है ये, लेकिन ए प्रोटिक है, क्यों, ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। जैसे डीएमएफ, डीएमएफ का फुल फॉर्म है डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड होता है ये। जैसे स्ट्रक्चर देखोगे तो HC डबल बॉन्डो N CH3 ये हो गया डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड। ठीक, एक और लिख देता हूं, DMSO, ये तो खैर एसीटोन था, इसका नाम लिख लेना एसीटोन। इसी जैसा होता है एक DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड होता है। ये क्या होता है आपका, ऐसा होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। तो इस टाइप के सॉल्वेंट है। देखो आप, कोई भी H ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, कार्बन से कनेक्टेड है। ये पोलर तो सारे हैं लेकिन एप्रोटिक हैं, ये पोलर भी हैं लेकिन प्रोटिक हैं। H किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। अब ऐसा यहां क्या हो जाता है और यहां क्या हो जाता है, जिस वजह से ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ये पहला वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा।
यहां भी नंबर करना तो कर लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ध्यान से देखना बिल्कुल। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में क्या होता है, यहां जो फैक्टर लगता है वो लगता है सॉल्वेशन। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइज अगर कम होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और सॉल्वेशन क्या होगा ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ये कहानी है पूरी, कनेक्ट करके चलोगे तो साइज कम, जैसे F माइनस की अगर मैं बात करूं, किसकी, F माइनस की, इसका साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सॉल्वेशन ज्यादा होगा, किसका, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, इसको सॉल्वेट कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, ट्रैप कर देंगे, मतलब इजिली अवेलेबल नहीं होगा, ये इजिली अवेलेबल नहीं होगा अटैक करने के लिए, मतलब क्या हो गया, सॉल्वेशन की वजह से इसकी न्यूक्लियोसिटी कम हो गई। समझ गए बात। यहां सॉल्वेशन नहीं होता, यहां रिपल्सन होता है। कैसे, फिर से ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना जरा। अगर साइज कम हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिस वजह से रिपल्सन, यहां सॉल्वेशन नहीं होता, यहां रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, यहां सॉल्वेशन फैक्टर होता है या रिपल्सन होता है। जैसे F माइनस छोटे साइज का, ध्यान से देखना, F माइनस क्या है, छोटे साइज का है, और मान लो आपने एसीटोन सॉल्वेंट ले लिया, तो क्या करेगा, एसीटोन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे एसीटोन के बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, मतलब इसको मोर अवेलेबल कर देंगे कि जाओ तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करो, क्यों, तुम बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन गए हो। ऐसा है खेल, समझ रहे हो बात को। तो यहां ट्रैप हो जाता है F माइनस, किससे, सॉल्वेशन से, जबकि यहां पर उसको और एक्सपोजर मिलता है और रिपल्सन मिलता है, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इसलिए इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। ध्यान से देखो, यहां F माइनस पीछे आ रहा था पीपीएस में ड्यू टू सॉल्वेशन, पीएस में ये बढ़ गया ड्यू टू रिपल्सन। समझ गए बात को। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट और है न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम is present adjacent to nucleophilic atom, it will be more nucleophilic, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, यहां पर आप देखो जरा, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा तो उसके एडजेसेंट पे लोन पेयर वाला है, यहां जबकि इसके एडजेसेंट पे नहीं है। यहां भी सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। यहां तो खैर दो होंगे, मैं एक एक बना के बता रहा हूं आपको, है ना। यहां एक एक होगा नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन सल्फर पे 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा। अब यहां एडजेसेंट मिल गया, इसका मतलब इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग एक एटम वाले से, क्योंकि यहां लोन पेयर वाला मिल गया, रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियोसिटी बढ़ा देगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि अगर साइज कभी ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस टाइप की स्पीसीज में देखोगे आप ऐसा, जैसे आपसे बोला गया, मान लो इसका CH3C CH3O नेगेटिव CH3, इसकी न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर कराओ किससे, CH3O नेगेटिव से, तो यहां पर बल्कीनेस बढ़ गई, बल्कीनेस बढ़ने से न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाती, कम, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिटी से, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और OH नेगेटिव, डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोसिटी क्या होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है। इसको H दे दो, इसको H दे दो, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाटर, और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है वाटर से, इसका मतलब OH माइनस अच्छा बेस है, और अच्छा बेस मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर डोनर एटम सेम तो न्यूक्लियोसिटी बेसिसिटी सेम चलते हैं। सेकंड वाला देखो, इसमें 2 केस बताए हैं, देखो इन पीएस बताना है, इन पीपीएस बताना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम पीपीएस के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर उनको पूछना होगा तो स्पेशली ऐसे लिख के पूछेंगे। जैसे अगर मैं OH माइनस CH3 माइनस में कंपेयर कराऊं तो इन पीएस बताओ, पीएस में फैक्टर क्या होता है, रिपल्सन, तो कहां से चलेंगे, सीधे सीधे साइज से चलेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में साइज किसका कम, ऑक्सीजन का, तो साइज कम मतलब पीएस में रिपल्सन ज्यादा, मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो पीएस में OH माइनस मोर न्यूक्लियोफिलिक है। जबकि पीपीएस में क्या है, साइज कम तो सॉल्वेशन ज्यादा, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, मतलब अब ये ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं, पीएस और पीपीएस अगर लिख दिया तो वहां फैक्टर लगा देना सीधा साइज का। साइज अगर ज्यादा कम उस टाइप से चलना पड़ेगा, जैसे साइज कम तो सॉल्वेशन क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, तो सॉल्वेशन ज्यादा तो न्यूक्लियोसिटी कम। तो वो जो 2 फैक्टर मैंने बताए थे,
कौन सा सॉल्वेशन और रिपल्सन। यहां लगता है सॉल्वेशन, यहां लगता है रिपल्सन। यहां अगर साइज कम है तो ट्रैप हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा वो, तो न्यूक्लियोसिटी क्या कर देगा, कम। जबकि यहां साइज कम होगा तो रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, तो मोर अवेलेबल होगा, मतलब न्यूक्लियोसिटी को बढ़ा देगा। आ जाओ यहां पर H2S और H2O में डाउन द ग्रुप आ रहे हो, मतलब ये बिगर द साइज वाली बात हो गई। कुछ नहीं लिखा, पीपीएस मान के चलेंगे। तो जितना बड़ा साइज का एटम होगा न्यूक्लियस का एटम, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोसिटी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, H2S की ज्यादा होगी H2O से। अगर यहां पलट देते, PS पूछ लेते तो उल्टा हो जाता। इस टाइप से चलना आपको, ठीक है। तो न्यूक्लियोसिटी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आसानी से आप बना लोगे। जो केसेस मैंने बताए हैं उसी से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए और वैसे ही आएंगे, है ना। नोट करो इसको। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, थ्योरी अपन ने कवर कर ली, कुछ क्वेश्चन मैंने वहां भी आपको कराए हैं। अब अपन फाइनल प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो किसकी, एल्कोहल की। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि इसको, किसको, OH को क्या मिल जाता है, H+ एसिड से, और ये बनाता है OH2 पॉजिटिव। आप क्या करोगे, वाटर निकालोगे और यहां प्लस बनाओगे। मतलब आप क्या चेक करोगे, OH हटा के प्लस लगा दो। क्यों, ये प्रोटोनेट होगा पहले, और फिर जब ये निकलेगा तो यहां प्लस आएगा। ये प्रोटोनेट होगा, ये निकलेगा, यहां प्लस आएगा। ये प्रोटोनेट होगा, ये निकलेगा, यहां प्लस आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए हैं, कार्बोकेटाइन जो बनाए हैं, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कराएंगे। तो इस पॉजिटिव के लिए बताओ, यहां रेजोनेंस वगैरह तो कुछ है नहीं, एरोमेटिसिटी कुछ भी नहीं है, बैक बॉन्डिंग भी नहीं है, तो सीधे क्या किस पे चलोगे, अल्फा H पे। तो इस प्लस का यहां पर एक अल्फा H मिलेगा, ठीक है। इस प्लस के लिए 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, तो कितने, 9 अल्फा H मिलेंगे। इस पॉजिटिव के लिए 3 यहां, 2 यहां, मतलब 5 अल्फा H मिलेंगे। और इस पॉजिटिव के लिए यहां पे सिर्फ 2 अल्फा H मिलेंगे, इस जगह, है ना। अब बताओ जरा, क्या पूछा है आपसे, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है, जिसमें अल्फा H सबसे ज्यादा है। तो साफ साफ आंसर दिख रहा है आपको, क्या आएगा, बदलापुर। समझ गए बात को, क्या करना है, आपको OH हटा के प्लस लगाना है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करा लेना है। फैक्टर्स क्या क्या थे, बैक बॉन्डिंग शुरू करेंगे, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, ये लगाने आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराना है। तो आप याद करो, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ याद करने की, जब मैंने NaHCO3 NaNH2 NaOH वाली वाली जब रिएक्शंस कराई थी तब बताया था मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, मैं इन सबको H दे देता हूं, तो ये क्या बना लेगा, H2O, ये क्या बना लेगा, NH3, ये क्या बना लेगा, अल्काइन, और ये क्या बना लेगा, अल्केन। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर टेबल आपको याद है, तो आपको याद होगा, सबसे ज्यादा होता है A वाला, फिर होता है C वाला, फिर होता है B वाला, और लास्ट में आता है D वाला। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं आपसे बोलूं वाटर अच्छा एसिड है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है तो उसका उल्टा कर दोगे आप, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा लिख दोगे, क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। तो A सबसे कम, फिर C, फिर B, और D वाला सबसे ज्यादा। इस तरीके से करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो और उसको उल्टा कर दो तो बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। इन चारों में मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे सोचोगे आप एग्जाम में, नाइट्रोजन का लोन पेयर पकड़ो और उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लो, मतलब लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। सबसे पहले ये देखेंगे, देखो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं है, क्यों, लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो ये लोकलाइज हो गया। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो नीचे भी रेजोनेंस में, लेकिन यहां देखो जरा कि ध्यान से, ये क्या है, CO, मतलब C डबल बॉन्ड, मतलब ये तो अमाइड हो गया। और मैंने पॉइंट लिखाया था, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। भाई अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, अमाइड लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये अमीन है, ये अमाइड है, ये अमीन है, और ये अमीन है, सही है। अब देखो जरा, अमाइड क्या होंगे, लेस बेसिक। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर दूं, बी वाले को मैं सबसे पीछे फेंक देता हूं, क्यों, अमाइड है। अब ये अमीन और ये अमीन, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ये लोकलाइज है, इसका मतलब ए वाला सबसे ज्यादा। अब बचा मेरे पास ये और ये, समझते जाओ कैसे करना है। अब बचा ये और ये, यहां ये क्या होता है, -I एंड -M, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, तो C की ज्यादा और D की कम। इस तरीके से कंपेयर कराना है आपको, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इन चारों में कंपेयर करानी है, OH के लिए, मतलब फिनॉल के लिए कंपेयर करानी है। तो देखो यहां कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहां क्या लगा है, मिथाइल। मिथाइल का क्या होता है, +M,
एंड प्लस आई, प्लस एम प्लस एच बात बराबर ही मिथाइल के लिए, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होता है ना, तो प्लस एम प्लस आई, यहां क्या है इसके मेटा पर है, मेटा पर एम काम नहीं करता, ओनली इंडक्टिव माइनस आई, और ये पैरा पे है तो माइनस आई एंड माइनस एम। ये मैंने आपको वहां भी बताया था नाइट्रोफिनॉल्स में जब मैंने करवाया था, पॉम पॉम याद करो, पैरा ऑर्थो मेटा ये ऑर्डर लिखवाया था मैंने। तो इनमें देखो जरा इफेक्ट, यहां ओनली माइनस आई, यहां माइनस आई एंड माइनस एम, और एम डोमिनेट करता है आई पे, आप जानते ही हो, इसका मतलब यहां माइनस एम सोचना है और यहां माइनस आई सोचना है और यहां प्लस एम सोचना है। तो सीधा सीधा सा आ गया, सबसे ज्यादा क्या आएगा, डी वाला आएगा, क्यों, माइनस एम है, माइनस एम माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, और प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली। उसके बाद सी आएगा, क्यों माइनस है, यहां प्लस है यहां कुछ भी नहीं है, तो पहले न्यूट्रल वाला आएगा और फिर क्या आएगा, प्लस एम वाला आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम करेंगे, पहले इनको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, तो बेस के लिए क्या करते हो आप, लोन पेयर चेक करो, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की है कि नहीं है, मतलब लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन चेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, सही है, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक, इसका रेजोनेंस में है, इसका रेजोनेंस में, इसका रेजोनेंस में नहीं है, क्यों, लोन पेयर सिंगल सिंगल आ गया, इसका मतलब ये डीलोकलाइज होगा, ये लोकलाइज हो गया। आपसे क्या पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, मतलब डी आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में था, इसका भी और इसका भी, इसका नहीं था, मतलब ये अवेलेबल है किसी H+ को अपना लोन पेयर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये X बोला है, ये Y बोला है, ये Z बोला है, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली सीरीज बताई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे एसिड होते हैं कंपैरिजन टू NH3+। NH3+ जो होते हैं वो फिनॉल के पीछे आते हैं, याद करो। तो COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती किससे, NH3+ से। तो इतना तो पक्का है कि X की ज्यादा होगी। अब Y और Z में चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराऊं तो ये COH इसके लिए -I की तरह काम करेगा, और NH3+ से ये बहुत दूर लगा है, इससे पास लगा है, और -I जितना पास उतना अच्छा होता है एसिड स्ट्रेंथ के लिए। तो X के बाद क्या आएगा, Z, और Z के बाद क्या आएगा, Y। समझ गए बात को, क्या करा, ये तो सबसे आगे कर दिया। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर कराया, इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मैंने इस वाले से इसलिए बोली क्योंकि इसके लिए COOH पास में लगा है, जो कि एक -I ग्रुप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको वही NaHCO3 टेस्ट वगैरह NaNH2NaOH में बताया था, वैसे ही लगाना है। आपको 2 मोल की रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड के साथ। अब इस कंपाउंड में देखो, ये जो है ना, ये एसिडिक H, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये एसिड की तरह काम करेंगे। मतलब NaNH2 में Na+ और NH2- में NH2- बेस होगा, और इन 4 जगह में से किन्हीं भी 2 जगह से उसे एसिड H+ उड़ाना है, तो वो कैसे उड़ाएगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उड़ाएगा। और मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके बाद देखो, ये फिनॉल है, ये नाइट्रोफिनॉल है, और ये क्या है, अल्काइन है, तो फिनॉल की ज्यादा होती है अल्काइन से, इसका मतलब यहां से नहीं उड़ेगा। अब इन दोनों में से देखोगे तो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, मतलब इससे उड़ेगा। मींस आपको एक यहां से उड़ाना है, एक यहां से, इधर और इधर से नहीं उड़ाएंगे, क्यों, 2 मोल की ही रिएक्शन करानी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कराएंगे। ये ज्यादा एसिडिक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अगर 3 मोल देते तो इससे उड़ाते, 4 मोल देते तो चारों से उड़ा देते। अभी 2 मोल दिए हैं तो इससे और इससे उड़ा देना, आंसर आ जाएगा। मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको, जो बनेगा वो क्या बनेगा, H+ उड़ेगा तो क्या बनेगा, O- Na+, ऐसा, और यहां NO2 का NO2 रहेगा ही, और इधर क्या है, ऐसा। ऊपर क्या दिखेगा आपको, COO- Na+, और इधर कुछ नहीं दिखेगा, इधर जैसा था वैसा ही होगा, मतलब फिनॉल दिखेगा, और इधर C∼CH दिखेगा। ये आपको आंसर दिखेगा, और 2 मोल अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, NH2- H+ निकाल लेगा 2 मोल, है ना। 8th वाला देखें, विच एसिड हैज स्मॉलेस्ट Ka। स्मॉलेस्ट Ka मतलब क्या है, वीक एसिड होना चाहिए। तो इनमें से वीक एसिड कौन सा है, इनमें से वीक एसिड कौन सा है, आप ध्यान से देखना जरा। इसके लिए मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, और ये जो ग्रुप लगे फ्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या होते हैं, -I ग्रुप। -I जितना पास है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट Ka, मतलब अपने को -I दूर रखना है, तो -I दूर इसमें है और इसमें है, मतलब A वाला हटा दो, D वाला, क्यों, इसमें -I पास में। डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये रूल लगता है। अब देखो डिस्टेंस यहां बराबर है, ठीक, क्यों, 1 2, यहां भी बीच में 1 2 मिथिलीन ग्रुप है, CH2 CH2। अब देखो जरा, यहां F लगा है, यहां Br लगा है,
नंबर तो एक एक ही है, तो आप पावर पे चलेंगे। फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है किससे? ब्रोमीन से, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये कम करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। स्मॉलेस्ट के चाहिए, स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, मतलब आपको वीक एसिड चाहिए। ठीक, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते थे वो कि जैसे मान लो आपको के से रिलेट करवा के पूछें, तो कभी के से पीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीके बी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, के बी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिलेशन पता होना चाहिए कि के अगर कम तो पीके ज्यादा, पीके ज्यादा तो पीके भी कम, पीके भी कम तो के भी ज्यादा। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या पीएच से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच क्या? कम, पीएच कम तो पीओएच क्या? ज्यादा, और पीओएच ज्यादा तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या? कम। तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको यूजुअली पता होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, आप पढ़ते ही हो, है ना। फटाफट से इसको नोट करो, फिर और प्रैक्टिस करते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। किस ओवरलैपिंग से होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो आप पढ़ते हो वो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन जो अपन ने ओवरलैपिंग लिखी थी वो क्या होती है? सिग्मा पी ओवरलैपिंग, मतलब CH वाला सिग्मा और कार्बोकैटायन का जो वैकेंट पी है वो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, और अल्कीन्स में क्या होता है? अल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसमें होता है सिग्मा एंड पाई स्टार ओवरलैपिंग। ठीक है, एक और टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सिग्मा सिग्मा स्टार। वो कहां होता है? कन्फर्मर्स में होता है। स्टैगर्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं इक्लिप्स से, तो वो उसकी वजह क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और वहां पर कौन सा होता है? सिग्मा सिग्मा स्टार होता है। तो तीन हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिग्मा पी, सिग्मा पाई स्टार, यूजुअली आप ये पढ़ते हो, और एक और होता है सिग्मा सिग्मा स्टार जो कि स्टैगर्ड में होता है। ठीक है, मतलब कन्फर्मर्स में होता है। तो यहां तो ऑप्शन में सिग्मा पी दिख रहा है, तो आंसर बदलाव लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके लिए करानी मुझे फिनॉल के लिए। ठीक है, अब ग्रुप देख लो क्या क्या लगे हैं। यहां लगा है Cl, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, सही है। यहां लगा है मिथाइल, प्लस एम है और क्या है? प्लस आई है। यहां क्या लगा है? माइनस एम एंड माइनस आई। यहां क्या लगा है? प्लस एम एंड माइनस आई, और प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या क्या इफेक्ट आपको लेने हैं। प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई पे, तो ये लेना है ध्यान से। ये एम है और ये आई है, तो एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो यहां माइनस एम लेना है। ये प्लस एम प्लस आई, तो क्या लेना है? प्लस एम। यहां क्या लेना है आपको? माइनस आई। तो क्या क्या सोचना है? माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम। क्लियर? अब देखो जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन करेगा? माइनस एम वाला। इनका एक काम करते हैं अपन, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? NO2 का माइनस एम है। क्लियर है ना? ये देखो यहां माइनस एम है तो सबसे ज्यादा। अब यहां माइनस आई प्लस एम, यहां प्लस एम, तो क्या लेंगे? माइनस आई, मतलब ए वाला आएगा। तो सी के बाद क्या आएगा? ए। ठीक है, अब देखना जरा, ये प्लस एम और ये प्लस एम, किसका प्लस एम अच्छा? लोन पेयर वाले का प्लस एम अच्छा होता है कंपेरिजन टू कौन सा वाला? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो प्लस एम आता है, मैंने आपको लिखाया था लोन पेयर वालों का ज्यादा होता है अल्काइल से। तो ये प्लस एम अच्छा है, और प्लस एम अगर अच्छा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो डी वाले की कम और बी वाले की ज्यादा। क्लियर? इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन हैज स्मॉलेस्ट पीकेवी वैल्यू? ध्यान से सुनो, पीकेबी का कम होना मतलब केबी का ज्यादा होना, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, एक्वस में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? ध्यान से देखना जरा, इसका लोन पेयर इसी के पास है, कहीं नहीं जा रहा। इसका भी लोकलाइज्ड है, कहीं नहीं जा रहा। इसका भी कहीं नहीं जा रहा। इसका रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसको तो हटा दो, क्यों? ये सबसे वीकेस्ट होगा। अब बचा ए, सी और डी। अब यहां पर मिथाइल लगे तो याद करो, मैंने आपको बताया था अगर एमी होता है तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या होता है? 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर लिखना चाहो तो आता है क्या? अमोनिया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो पीकेवी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ -L 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, बना लेते हैं। ये हो गया अपना इथेन, और यहां पर लगा है Cl, और यहां पर लगा दिया क्या? बेंजीन, मतलब फिनाइल। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आपसे, कह रहे हैं इंटॉल्यूएन रेसिमाइजेस स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 से करा रहे हैं। SbCl5 क्या है? एक लुइस एसिड है। ठीक, तो ये क्या करेगा? Cl माइनस निकलेगा, यहां प्लस आएगा, और ये Cl माइनस इसको अपना लोन पेयर दे देगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, इधर प्लस कार्बोकेटाइन बना और प्लस क्या है?
SbCl6 नेगेटिव। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। स्टार्टिंग में इन्होंने -L क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन था वो क्या था, कायरल था ना। जब बॉन्ड टूटा तो माइनस प्लस आया, और अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, एक डी और एक एल, क्योंकि नया कायरल फिर जनरेट हो जाएगा ना वो वाला। इसका मतलब वो रेसेमाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा, फटाफट से नोट करो, फिर एक और बार करते हैं अपन, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए इसके, है ना। फटाफट से लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस स्टेबिलिटी मतलब किसमें कम हो रही है, आप ये समझ लो, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे अगर मैं ए को देखूं तो ये रेजोनेंस पूरी रिंग में है, मतलब एरोमेटिक हो गया, सीधा सीधा सा ये है। बी वाले में देखो, इसका भी लोन पे रेजोनेंस में करेगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाता पायरिडीन का, है ना, लेकिन फिर भी ये क्या एरोमेटिक है। जबकि यहां पर क्या है, ये कॉन्जुगेशन यहां नहीं बन रहा, क्यों, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये, sp3 है, इसका मतलब लीस्ट स्टेबलाइज हम क्या बोल सकते हैं, डी को बोल सकते हैं ना, कॉन्जुगेशन पूरा बन ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान से देखना जरा, यहां क्या है, सिर्फ एक रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, या एक काम करो 1 रेजोनेंस या 1 कॉन्जुगेशन बोल दो, सबसे बढ़िया। 1 कॉन्जुगेशन है यहां पर, नो कॉन्जुगेशन है, और यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा भयंकर कॉन्जुगेशन। यहां क्या लिख रहा हूं भाई, पूरी रिंग में आ रहा है ना ये, तो लिख रहा हूं भयंकर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक, क्यों, ये रिंग में घूम जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे ऑब्वियसली, तो सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए, और फिर बी में तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो सी ए बी कैब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मैंने आपको इसका तरीका बताया था कैसे करना है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कितने हैं, 2 3 4 5 6, 6 CB कोवेलेंट बॉन्ड, 2 3 4 5, 5 CB कोवेलेंट बॉन्ड, 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड, यहां 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए और सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बी और डी से, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज देखो, तो यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, यहां कार्बन पे, ओ भाई साहब ए की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे, सी से, क्यों, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बी और डी में देखो, यहां नेगेटिव नाइट्रोजन पर है, यहां कार्बन पे है, तो बी इज मोर स्टेबल हाँ देन डी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ए सी बी डी। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर बेसिसिटी। ध्यान से देखना जरा, नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है, लोकलाइज कहीं नहीं जा रहा, ये भी कहीं नहीं जा रहा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस होता है इसमें पायरिडीन में, ये नहीं जा रहा, लेकिन ये जाकर एरोमेटिसिटी क्रिएट करता है, तो डी वाला सबसे कम बेसिक। अब बात आती है किसकी, ए बी और सी की। ए वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले पर है लोन पेयर, यहां sp2 पर है, यहां sp3 पर है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो उस पे लोन पेयर स्टेबल रहेगा, तो आसानी से डोनेट नहीं करेगा, मतलब उसके बाद बी आएगा। अब बचा ए और सी। ए और सी में आप देखोगे इधर ऊपर CH2 है प्लस आई, ये क्या होता है माइनस आई बेसिसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो सी की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम, और ए की सबसे ज्यादा। समझ गए बात को, मजा आ रहा है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ही आप अच्छे से सीख सकते हो। जीओसी में सबसे मेन चीज यही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे हैं, काफी मैंने कवर करवा दिए हैं आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहा हूं किस तरीके से करना है, समझ गया। कुछ और क्वेश्चन करने हैं, चलो कर लेते हैं। 16 हो गए, 5 और कर लेते हैं, 21 बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक, नोट करो इसको, फिर 5 और कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अपने, और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटी। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी, क्या फैक्टर बताए थे मैंने, पहले सोचना है बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, उसके बाद सोचना है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव, ये लगाना है, ठीक है। तो बताओ जरा, इसमें बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है क्या, ये कार्बोकेटाइन है और इसके पास में लोन पेयर वाला है, बिल्कुल सही है, मतलब इसकी बीबी है, इसकी भी बीबी है भाई, बैक बॉन्डिंग यहां भी तो हो रही है। यहां देखना जरा, इधर बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी वगैरह कुछ नहीं है, रेजोनेंस कुछ नहीं है, तो हाइपर, 3 और 2 5, 5 अल्फा एच, इसके 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां बैक बॉन्डिंग, यहां बैक बॉन्डिंग, तो इसके अलावा अगला फैक्टर क्या है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस कुछ नहीं लग रहा, तो इस कार्बोकेटाइन के 3 और 3 6 अल्फा एच, और यहां ओनली 3 अल्फा एच। तो अब एक बार बताओ, बैक बॉन्डिंग के साथ
यहां 6 अल्फा एच, यहां 3, तो ए का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी किससे, सी से, और बी और डी में बी की ज्यादा होगी, क्यों, अल्फा एच ज्यादा है किससे, डी से। ऐसे चलना है आपको, बहुत इजी है। अगला देखना, NaHCO3 टेस्ट है ये, Na प्लस HCO3 माइनस, यहां से क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, और नाइट्रोफिनॉल भी ये टेस्ट देते हैं। अगर मैं नाइट्रो छुपा लूं तो नो रिएक्शन, नाइट्रो लगा दूं तो रिएक्शन, ऐसा होता है इसमें, है ना। तो HCO3 माइनस यहां से H प्लस निकाल के H2CO3 निकालेगा, जो कि CO2 गैस दे देगा। सेम वो यहां पे भी ये होने वाला है, मतलब ये भी CO2 गैस दे देगा। तो दोनों में ही कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ध्यान रखना, नाइट्रोफिनॉल्स NaHCO3 टेस्ट देते हैं, जबकि ओनली फिनॉल अगर लगा है, नाइट्रो नहीं है, तो NaHCO3 टेस्ट नहीं देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा, ध्यान से देखना जरा। यहां ऑक्सीजन डोनर है, यहां ऑक्सीजन डोनर है, यहां सल्फर डोनर है, यहां ऑक्सीजन डोनर है, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका सी। क्यों, साइज अगर ज्यादा होता है तो न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन, क्योंकि यहां डोनर एटम तीनों में सेम थे, तो ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर कराना था, सल्फर का साइज ज्यादा, तो उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ध्यान से देखो। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, इसके पास है, इधर जो है इसके पास वैकेंट डी है, क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से SO3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, बाकी तीनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। Which compound will easily produce a PPT with silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, याद करो, ये एरोमेटिसिटी में मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट याद करो। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, Ag प्लस और NO3 माइनस देता है, और Ag प्लस क्या करता है, हेलोजन को निकाल लेता है और पीपीटी बना लेता है। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, AgBr पेल येलो होता है, ठीक। तो यहां पर आपको ये देखना कि Br किसमें इजिली निकल रहा है, यहां Br का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है तो नहीं निकलेगा, यहां Br को निकालोगे तो प्लस आएगा, ठीक, यहां Br को निकालोगे तो प्लस आएगा, यहां Br को निकालोगे तो प्लस आएगा। आप बताओ किसमें पॉजिटिव स्टेबल है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। इजिली कौन पीपीटी दे देगा, जो रिएक्शन फास्ट करेगा। रिएक्शन फास्ट किस पे डिपेंड करेगी, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा, मतलब एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो बी आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। तो जीओसी में जितना मैंने पढ़ाया है, सारे पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लेना। 21 क्वेश्चन मैंने यहां पर करा दिए हैं, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लेना। एग्जाम में मोस्टली जो मतलब पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करके जाना, उसी से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी और चीजें भी अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, नोट कर लो इसे।